हेलो नमस्कार जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दीपावली के पावन अवसर से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को 4 बड़ी खुशखबरी दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं, छात्रों, कर्मचारियों और यात्रियों को विशेष तोहफे देकर इस त्योहार को और भी खास बना दिया है। इन घोषणाओं से करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत 1.86 करोड़ महिलाओं को दिवाली का तोहफा देते हुए निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल देने की घोषणा की है। ये निर्णय खासकर गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो त्योहार के समय रसोई खर्च को लेकर चिंतित रहती हैं। वाराणसी में यातायात को सुगम बनाने के लिए एक और बड़ी पहल की गई है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन तक मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। ये प्रस्ताव विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रेलवे मुख्यालय को भेजा गया है। इसके लागू होने से वाराणसी में परिवहन सुविधाएं आधुनिक होंगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के 5.5 लाख से अधिक छात्रों को भी दीपावली से पहले खुशखबरी मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 अक्टूबर को छात्रवृत्तियों का वितरण करेंगे। लोक भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में छात्रों को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी शिक्षा को लेकर और सशक्त होंगे। राज्य सरकार ने 14.82 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन्हें बोनस देने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों को 6,908 रुपये तक का बोनस मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1,022 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आएगा। तमिलनाडु सरकार ने हिंदी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक आज विधानसभा में पेश करेगी, जिसमें हिंदी गानों, फिल्मों और होर्डिंग्स पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में हिंदी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना है। इस प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा के लिए मंगलवार रात को सरकार ने विशेषज्ञों के साथ एक आपात बैठक की थी। डीएमके का ये कदम द्रविड़ आंदोलन की लंबी परंपरा को मजबूत करने वाला माना जा रहा है, जो हिंदी थोपने के खिलाफ सदियों पुरानी लड़ाई का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु सरकार के इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में हिंदी के बोर्ड, होर्डिंग्स, फिल्में और गानों पर प्रतिबंध लगाना है। हालांकि अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये विधेयक संविधान के अनुरूप होगा। भारत का बैंकिंग क्षेत्र एक और बड़े बदलाव की तैयारी में है। सरकार पब्लिक सेक्टर के बैंकों पीएसबीएस के बीच नए मेगा मर्जर पर काम कर रही है, जिसके तहत छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाने की योजना है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया बोई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बॉम्ब को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जैसे बड़े बैंकों के साथ विलय करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब सरकार ने 18 सितंबर 2025 को एक निर्णय जारी करते हुए यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी लाभार्थी महिलाएं 18 नवंबर 2025 तक की केवाईसी पूरा करें, अन्यथा उन्हें आगे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण लाभार्थी महिलाएं ई-केवाईसी कराने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन सरकारी पोर्टल पर बार बार सर्वर डाउन होने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी पोर्टल खुलता नहीं तो कभी आधार प्रमाणीकरण अटक जाता है। कई महिलाएं सुविधा केंद्र पर जाकर अथवा स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे ई-केवाईसी करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कतें उन्हें बार बार निराश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वर्षों से खराब हालत में पड़े प्रमुख मार्ग का अब चौड़ीकरण किया जाएगा। ये वही सड़क है जो हरदोई मार्ग से शुरू होकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के नज़दीक रेलवे अंडरपास से होते हुए हैबतपुर, चक हनुमान, रानीपुर ग्रंथ होते हुए संडीला रोड तक जाती है। फिलहाल ये सड़क मात्र 3 मीटर चौड़ी है, जिससे आए दिन जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। अब इस मार्ग को दोगुना से भी अधिक चौड़ा कर 7 मीटर किया जाएगा। इससे न सिर्फ नगरवासियों को लाभ होगा, बल्कि दर्जनों ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी आवागमन में भारी राहत मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले आर्थिक मदद को 100% बढ़ाने की मंजूरी दी है।
यह मदद केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत दी जाती है। केंद्र सरकार ने गरीबी अनुदान दोगुना किया है। अब पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को हर महीने 4,000 रुपये से 8,000 रुपये मिलेंगे। यह मदद 65 साल से अधिक उम्र के वृद्ध और गैर पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को दिया जाता है जिनके पास कोई नियमित आय नहीं है। ये सहायता पूरे जीवन दी जाती है। दिल्ली में दिवाली पर सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। अगर आप इस दिवाली बच्चों को कहीं लेकर जाना चाहती हैं तो मेला घूमने का प्लान कर सकती हैं। दिल्ली में दिवाली का मेला हर साल लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता है। इस बार भी दिवाली मेले की तैयारी अच्छी की गई है। दिवाली पर लगने वाले मेला की सबसे खास बात यह होती है कि उसकी सजावट और रोशनी लोगों को आकर्षित करती है। बच्चों के लिए ये सब बेहद आकर्षक होता है और वे इन रोशनी और सजावट में घंटों समय बिता सकते हैं। सूरजकुंड मेला अगर अभी तक देखने का मौका नहीं मिला है तो दिवाली से पहले जाने का प्लान कर सकती हैं। सूरजकुंड मेला में दिवाली के खूबसूरत सजावटी सामान से लेकर झूले भी लगे हैं। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल होने आ रहे हैं। यहाँ आपको देश के अलग अलग शहरों का पारंपरिक भोजन भी खाने का मौका मिलेगा। सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने आजम खान को लेकर कहा कि मैं अपने पिताजी यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के साथ आजम खान से रामपुर जाकर मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे उसके बाद हम रामपुर जाएंगे और आजम खान से मुलाकात करेंगे। आजम खान को सुभाषपा ज्वाइन करने का ऑफर देते हुए अरविंद राजभर ने कहा कि अगर वहां आना चाहे तो उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजम खान जैसे नेताओं का बायकॉट नहीं करना चाहिए और उनके साथ संवाद होते रहना चाहिए। अरविंद राजभर ने कहा कि आजम खान जननेता है जिनकी उत्तर प्रदेश को जरूरत है। भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका से अमर हुए अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर 2025 को निधन। पंकज धीर पासेस अवे अंडरस्को हो गया। वे लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे। जानकारी के अनुसार उन्होंने कैंसर के खिलाफ लंबी जंग लड़ी थी, लेकिन कुछ महीनों पहले ये बीमारी दोबारा उभर आई जिससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। बीमारी के चलते उन्होंने एक बड़ी सर्जरी भी कराई थी, परंतु स्थिति में सुधार नहीं हो सका। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए थे और कहा था कि उन्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं मिला। अब ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक लेने का फैसला किया है। दावा किया जा रहा है कि ज्योति ने पवन सिंह से 30 करोड़ की एलिमनी मांगी है। ज्योति सिंह का जो वीडियो सामने आया था उससे साफ है कि कोर्ट में मेंटेनेंस को लेकर उनका केस चल रहा है। वहीं पवन सिंह के वकील ने कहा है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है ज्योति के मन में जो भी आए वो कह सकती हैं, मगर उन्हें सामने बैठकर बात करना चाहिए। मीडिया में इन बातों को लाने का मतलब नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि पवन को भी तलाक चाहिए। इतनी बेइज्जती करने के बाद वो खुद उनके साथ नहीं रहना चाहेंगे। वकील ने यह भी कहा कि वो कितनी भी एलिमनी की डिमांड करें, कोर्ट तो इस बात का ध्यान रखेगा कि पवन सिंह की कमाई क्या है और वो कितनी एलिमनी दे सकते हैं। हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित द्वीपीय देश मेडागास्कर में हफ्ते तक चले युवाओं के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति आंद्रे राजोएलिना देश छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। राजोएलिना ने एक दिन पहले ही रविवार को दावा किया था कि सेना की मदद से देश में तख्तापलट की कोशिशें हो रही हैं। जेएनजेड के ताज़ा विद्रोह और सत्ता में शीर्ष पद पर बैठे अधिकारी द्वारा पद छोड़ने का ये नवीनतम उदाहरण है। पिछले महीने नेपाल में भी जेएनजेड ने इसी तरह का भारी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वहां के पीएम ने कुर्सी छोड़ दी थी। नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पर बड़ा अपडेट आया है। हाल ही में ईपीएफओ ने इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न ईसीआर फाइलिंग की डेडलाइन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग 22 अक्टूबर तक इसे फाइल कर सकते हैं। पहले फाइल करने की डेट 15 अक्टूबर थी। प्रशासन का ये कदम इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है ताकि एम्प्लॉयर को अधिक समय मिल सके और उसे कोई परेशानी न हो। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत करोड़ों लाभार्थियों को मिलने वाले मुफ्त या सस्ते राशन की सुविधा को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। ये सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ केवल योग्य नागरिक ही उठा सकें। नए नियमों के अनुसार अब राशन कार्ड की केवाईसी हर 5 साल में करवानी होगी। जैसे जो लोगों ने पिछली बार 2013 में केवाईसी करवाई थी, उनके लिए इसे तुरंत अपडेट करवाना जरूरी है। राहत की बात यह है कि केवाईसी की प्रक्रिया अब काफ़ी आसान हो गई है, जिसे आप घर बैठे या नज़दीकी केंद्र पर जाकर पूरा कर सकते हैं। धनतेरस इस साल 2025 में शनिवार 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी मानी जाती है। इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरी, इस दिन लोग मां लक्ष्मी और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। साथ ही धनतेरस की तिथि खरीदारी के लिए भी शुभ मानी जाती है। इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं।
मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी गई नई वस्तुओं से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और पूरे वर्ष लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, गहने, नए कपड़े, वाहन या घर आदि जैसी वस्तुएं खरीदते हैं। देश भर में करोड़ों परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। राशन कार्ड इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने में मदद करता है। अब सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। ये बदलाव धीरे धीरे पूरे देश में लागू किए जाएंगे ताकि सभी राज्यों को इसे अपनाने का पर्याप्त समय मिल सके। नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और लाभार्थियों की सुविधा को बढ़ाना है। इंसान की लंबे समय से ये इच्छा रही है कि वह स्वस्थ तौर पर 150 साल तक जी सके। रूस के एक विज्ञानी ने दावा किया है कि उम्र बढ़ने की गति को धीमा किया जा सकता है, जिससे इंसानों का 150 साल तक जीना जल्दी ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी संभावना है कि ऐसे लोग पहले ही पैदा हो चुके हैं और हमारे बीच रह रहे हैं। वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के परियोजना कार्यालय के एक प्रमुख विशेषज्ञ और बायोपॉलिटिक्स चैनल के संचालक विटाली कोवालेव ने कहा कि अगले 2 दशकों का लक्ष्य वैज्ञानिक सिद्धांत को सुरक्षित चिकित्सा पद्धति में बदलना है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की और भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सी सदानंद मास्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह दिए जाने की सिफारिश की। यहां सदानंद की मौजूदगी में एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोपी ने कहा कि सदानंद का राज्यसभा सदस्य बनना उत्तरी कन्नूर जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। 13 अक्टूबर 2025 से केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत इलाज, जांच और अन्य चिकित्सा सेवाओं की दरों में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। ये संशोधन करीब 15 वर्षों बाद हुआ है और इसका असर सीधे तौर पर उन सभी लाभार्थियों पर पड़ेगा जो CGHS के अंतर्गत सूचीबद्ध या गैर सूचीबद्ध अस्पतालों से इलाज कराते हैं। लंबे समय से CGHS की दरें जस की तस बनी हुई थीं, जबकि चिकित्सा सेवाओं की लागत लगातार बढ़ रही थी। इससे न केवल मरीजों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा था, बल्कि इलाज की गुणवत्ता और प्रक्रिया में भी कई तरह की असमानताएं देखने को मिल रही थीं। अब सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए लगभग 2000 से अधिक मेडिकल प्रक्रियाओं और जांचों की कीमतों को संशोधित कर दिया है, जिससे इलाज को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाया जा सके। सपा नेता श्यामलाल पाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया और आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। देश पर बाहरी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार के नेताओं पर देश हित में न सोचने का आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने शादी नहीं की या अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है, वे सिंदूर बांट रहे हैं। ये लोग सिंदूर का महत्व नहीं जानते कि सिंदूर केवल पति पत्नी के रिश्ते का प्रतीक है। पाल ने पूछा कि ये लोग देश की महिलाओं को किस स्वरूप में सिंदूर बांटना चाहते हैं, भाई, पत्नी या मां के रूप में। उत्तर प्रदेश में एक लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हां, दरअसल एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि 594 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे पर इस दिन से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। मेन कैरिजवे, स्ट्रीट लाइट्स, कैमरे, टोल प्लाजा और कंट्रोल रूम का काम लगभग पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में एक लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हां, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे का पहला 130 km का हिस्सा मेरठ से बदायूं तक बनकर लगभग तैयार है और नवंबर में वाहनों के लिए खुल सकता है। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने रुकवाया है। मैंने सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है, लेकिन मुझे अपनी का इंतजार करना होगा। मैं एक और युद्ध खत्म करवा रहा हूं। मैं युद्ध रुकवाने के मामले में माहिर हूं। मैंने कई ऐसे युद्ध भी रुकवाए हैं जो कि सालों से चल रहे थे, जिनमें एक 31 सालों से चल रहा था। उन्होंने कहा, मैंने युद्ध सिर्फ टैरिफ के दम पर रुकवाए। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध। मैंने कहा था कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, आपके पास परमाणु हथियार हैं। मैं आप दोनों पर 100, 150 या 200% टैरिफ लगा दूंगा। मैंने यह मामला 24 घंटे में हल कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के बाद अब यूपी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अपडेट के मुताबिक जल्द ही यूपी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी की सौगात मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि अब जल्द ही यूपी में कर्मचारियों डीए बढ़ोतरी के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर दिया जाने वाला है। आइए खबर में जानते हैं कि कर्मचारियों डीए हाइक अपडेट्स को इसका फायदा कब मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की जानी है। अब यूपी कर्मचारियों को जल्द ही 3% महंगाई भत्ता मिलने के साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर जल्द ही मिल जाएगा।
इस एरियर डीए हाई करियर के मिलने से यूपी के तकरीबन 12 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। सेना ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 143 जुलाई 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले सेना ने इस भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस भी जारी किया था। TGC 143 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी आवेदन करने के योग्य हैं।